हेलो फ्रेंड्स, 10 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है G20 हेल्स इंडियाज लेबर रिफॉर्म्स स्टार्टअप पॉलिसी। तो ये G20 मीटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। G20 समिट हो रही है अभी इन हैम्बर्ग जर्मनी। तो ये G20 समिट के बाद जो ये हैम्बर्ग एक्शन प्लान फाइनलाइज किया गया, इसके अंदर इंडिया के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया गया है। तो इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं फॉर लेबर रिफॉर्म्स, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो हमने फैसिलिटेट किया है उसके लिए, इवन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को पॉपुलराइज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे वो। फिर इवन जो लेबर मार्केट रिफॉर्म्स जैसे मेंशन किया गया, सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना, ये सारे एफर्ट्स को प्रेस किया गया है। तो इंडिया ये सब स्टेप्स ले रही है क्योंकि हमको हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव करना है। तो ये वर्ल्ड बैंक हर साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लाते हैं। तो लास्ट टाइम भी जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया का रैंक 130 आया है। तो ये रैंक इंप्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप्स लिए हैं, और जो स्टेप्स हमने लिए हैं उसको यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है। तो ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये कई बार न्यूज में आ चुकी है और अभी भी ये इसी के कंटेक्स्ट में न्यूज है। तो इंडिया चाहता है, हम चाहते हैं हमारा रैंक टॉप 50 नेशंस में हो 130 से। तो ये लास्ट ईयर की रैंकिंग से भी 2016 में रैंकिंग 131 थी, अब 130 हुई। तो एक पॉइंट इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हमको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट चाहिए। और ये वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग होती है 10 इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे ही होती है। तो ये डिटेल में हम देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो ये है 10 पैरामीटर्स कि इलेक्ट्रिसिटी कितना जल्दी मिल सकती है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो इजीली स्टार्ट हो सके। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने दिन में मिलता है, कितना जल्दी मिलता है, वो एक है। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर इन्फोर्स करने तो कितना जल्दी एनफोर्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस स्टार्ट करने को कितना टाइम लगता है, प्रॉपर्टी रजिस्टर करने को कितना टाइम लगता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मतलब कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो उसको रैप अप करने में कितना टाइम लगता है, कंस्ट्रक्शन परमिट्स कितना जल्द मिलते हैं, क्रेडिट लोन्स कितना जल्दी मिलते हैं, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको कितना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, टैक्सेस पेइंग कितना फैसिलिटेटेड है, इजी है, और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। तो ये सारे 10 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक यहाँ पे हमको रैंकिंग देता है, और फिर उसके बेसिस पे ओवरऑल रैंकिंग आती है। तो ये हमारे रैंकिंग्स इन ऑल दीज पैरामीटर्स भी हम देख सकते हैं। जैसे 2017 में गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तो वही है, यहाँ पे हम हर एक में रैंकिंग यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं ताकि ओवरऑल हमारा रैंकिंग इम्प्रूव हो, जो अभी फिलहाल 130 है। तो 131 से 130 हुआ है। तो अब फिर से वर्ल्ड बैंक का ना ये सब स्टडी होगी, वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आके जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ आके इसकी स्टडी करेंगे और फिर से पैरामीटर्स को गॉज करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये सब सारे स्टेप्स उनको बताएं ताकि हमारे हर पैरामीटर में रैंकिंग इम्प्रूव हो सके। तो ये फिर से न्यूज में आने वाला है, 2 महीने बाद ये होने वाला है। तो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बार बार न्यूज में आता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। फिर अगला है फ्लड सिचुएशन इन असम वर्सन्स। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से असम में यहाँ जो फ्लड्स चल रहे हैं, यहाँ पे अराउंड 26 लोगों की डेथ हो चुकी है और अराउंड 5 लाख लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। काफी सारा क्रॉप भी यहाँ पे डैमेज हो चुका है। तो ये फ्लड्स है बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर भी ये अबव डेंजर मार्क फ्लो कर रही है, और भी रिवर्स है जो यहाँ पे वो डेंजर मार्क के ऊपर फ्लो कर रही है। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र इज अ प्रोमिनेंट रिवर, ह्यूज रिवर। तो ये यहाँ पे फ्लड्स हो रहे हैं। तो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सारा हेल्प देंगे असम को, जो ये फ्लड्स डिजास्टर से बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है अहमदाबाद बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो काफी सारी है, लेकिन यूनेस्को ने इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अनाउंस की है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जनरली जाना जाता है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, जो ये सारे रीजन्स को और साइट्स को, लोकेशंस को देते हैं। तो यहाँ पे पहला इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है वो वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद को दिया गया ये स्टेटस। तो जो इंटरनेशनली सिटीज है जैसे कि पेरिस, कायरो ऑफ इजिप्ट, एडिनबर्ग, इन सब सिटीज को यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटीज का स्टेटस दिया गया है। और इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भक्तपुर जो है नेपाल में और गले इन श्रीलंका, इनको दिया गया है। अब हमारा इंडिया का भी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद को दिया गया है। तो ये अहमदाबाद वर्ल्ड सिटी जो है ये सुल्तान अहमद शाह, यहाँ के गुजरात के सुल्तान ने
बनाया था इन 15th सेंचुरी, और यहाँ पे सेंचुरी ओल्ड यहाँ पे वुडन हाउसेज है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये अराउंड 5.5 किलोमीटर की वर्ल्ड सिटी है, अराउंड 600 नेबरहुड्स है, और ये लिविंग हेरिटेज माना जाता है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस दिया गया है। तो काफी सारे मॉस्क, टोम्स, हिंदू जैन टेम्पल्स भी है, फोर्ट सिटी है ये, right? तो ये दिखाया गया है ये वुडन हाउसेस। फिर अगला न्यूज आइटम है अनदर फेदर इन कंबोडियाज कैप। तो ये कंबोडिया, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया है टू दिस टेम्पल, संबोर प्री कुक टेम्पल। तो ये फॉरेस्ट रीजन के अंदर टेम्पल लोकेटेड है, ये हिंदू टेम्पल्स है। तो कंबोडिया में ये थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस है, पहली दो भी है वो भी टेम्पल्स है, अंकोर वाट और प्रे विहार। प्रे विहार का तो डिस्प्यूट था बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, और फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया के फेवर में यहाँ पे रूलिंग की। तो ये दो साइट्स भी 2004 और 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया। तो ये एक्चुअली इंडिया के नहीं है, लेकिन ये कल्चर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हिंदू टेम्पल्स है। तो हिंदुइज्म यहाँ पे फ्लरिश कर रहा था। ये खमेर एम्पायर था जो प्रोमिनेंटली जाना जाता है फॉर डेवलपिंग टेम्पल्स, बिल्डिंग टेम्पल्स हियर। और ये जो फिलहाल जो ये टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया, ये खमेर एम्पायर की भी नहीं है, उससे पहले जो एम्पायर थी चेनला एम्पायर, उनकी ये टेम्पल है। ये टेम्पल उन्होंने बनाई थी यहाँ पे। ये टेम्पल का पूरा एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एक्चुअली संबोर प्री कुक, राइट। फिर ये जो है यहाँ पे अंकोर वाट और प्रे विहार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो फिलहाल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया कंबोडिया में, और ये अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये दिस इज सेड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट एज सच। तो अंकोर वाट टेम्पल है ये, अंकोर वाट मतलब कैपिटल टेम्पल। तो ये इंडियनाइज्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। ये हिंदू टेम्पल थी, लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, और ये एक्चुअली हिंदू टेम्पल थी डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु। तो खमेर एम्पायर ने इसको बनाया था, और अभी बाद में क्योंकि हिंदुइज्म डिक्लाइन हो गया इस रीजन में और बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था, तो बाद में ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गई है 12th सेंचुरी में। तो ये जनरली जो खमेर एम्पायर की टेम्पल्स थी वो शिवा टेम्पल्स थी, शैवा ट्रेडिशन फॉलो करते थे, लेकिन ये एक टेम्पल है अंकोर वाट जो विष्णु को डेडिकेटेड। तो ये एक स्पेशल फीचर है इसका, और प्लस ये टेम्पल इतनी प्रोमिनेंट है कि इसका ये एक सिंबल बन गया है कंबोडिया के लिए, और उनके नेशनल फ्लैग में भी सेंटर में ये टेम्पल का इमेज होता है। और फिर प्रे विहार जो टेम्पल है ये भी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये शिवा टेम्पल है। तो ये सारे हिंदू टेम्पल्स है इन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में। ये भी खमेर एम्पायर में बनाया गया था। तो ये एक एक्चुअली 525 मीटर क्लिफ के ऊपर है ये यहाँ पे। तो ये एक माउंटेन रेंज के ऊपर है यहाँ पे। प्लस ये डिस्प्यूट भी था जो थाईलैंड कंबोडिया, आईसीजे ने कंबोडिया के फेवर में रूल किया, तो ये इनके कंट्रोल में है प्रे विहार। तो ये शिवा टेम्पल है, राइट। और सेम थिंग, डिक्लाइन ऑफ हिंदुइज्म के बाद इसको बुद्धिस्ट यूज में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है इजी एक्सेस टू H1N1 ड्रग रेजेस फियर्स ऑफ रेजिस्टेंस बिल्डिंग अप। तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने अभी जो नोटिफिकेशन दिया है कि जो स्वाइन फ्लू ट्रीट करने के लिए, जो H1N1 स्वाइन फ्लू होता है, इसको ट्रीट करने के लिए जो दो ड्रग्स है, ओसेल्टामिविर और ज़नामिविर। तो ये दो ड्रग्स एक टैबलेट फॉर्म में है और एक पाउडर फॉर्म में। तो ये दो ड्रग्स को शेड्यूल एक्स में से निकाल के शेड्यूल H1 में डाला गया। रीजन बीन कि ये H1N1 स्वाइन फ्लू अब ज्यादा फैल रहा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए वायरस है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस A, B टाइप्स के लिए ये दो ड्रग्स है जिनको यूज किया जाता है। तो ये ड्रग्स को शेड्यूल एक्स में से निकाला गया है। तो इस पे मेडिकल कम्युनिटी के थोड़े सेक्शन ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया है कि अगर ये शेड्यूल एक्स से निकाला जाएगा और इसका मिसयूज हुआ तो इस वजह से फिर ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। लेकिन अदर साइंटिस्ट से कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे डेवलप होता है तो वो एंटीबायोटिक्स होता है, ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, एंटीवायरल्स है। तो एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो काफी जल्दी म्यूटेट करते हैं, चेंज हो जाते हैं और उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है। लेकिन वायरसेस में ऐसा नहीं है। तो वायरसेस में सिमिलर एंटीवायरल रेजिस्टेंस डेवलप होना ये चांसेस रेयर है। प्लस अभी जरूरत है कि H1N1 के लिए ये ड्रग्स को शेड्यूल एक्स से निकाला जाए, क्योंकि अगर शेड्यूल एक्स में कोई ड्रग होता है तो फिर उनके लिए बहुत स्पेसिफिक स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसकी 3 कॉपीज चाहिए होती है, एक डॉक्टर के पास रहनी चाहिए, पेशेंट के पास और केमिस्ट के पास।
और ये केमिस्ट को ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो 3 साल तक संभाल के रखनी होती है। प्लस सारे केमिस्ट में ये शेड्यूल एक्स ड्रग्स नहीं मिलेंगे, वो केमिस्ट जिनके पास ये शेड्यूल एक्स स्पेशल लाइसेंस है वो ही ये ड्रग्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन अब ये शेड्यूल H1 में डाला गया है, तो शेड्यूल H जैसे होता है जिसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है, वार्निंग नॉट टू बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये H1 जो है ये स्पेशल कैटेगरी है। इस केस में भी केमिस्ट को यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी सेव करके रखनी होती है फॉर 3 years, तो ये H1 कैटेगरी में अब डाला गया है। तो ये न्यूज है। फिर यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं कि कैसे H1N1 स्प्रेड होता है, तो ये उसके सिम्टम्स जो है, जनरल सिम्टम्स, और ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स लेने होते हैं, लिक्विड ज्यादा लेना होता है, विटामिन सी लेना होता है, और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसी डोज में उसी उसमें इसको ट्रीट करना चाहिए। और ये रिस्क जो सेक्शन से रिस्क में पॉपुलेशन सेक्शन वो यहाँ पे मेंशन है, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों, सीनियर सिटीजन्स को, और जो ऑलरेडी इल है उनको ये ज्यादा H1N1 अफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के डिटेल्स दिए गए, तो ये कैसे स्प्रेड होता है। तो थोड़े बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, तो जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं वो सारे मर जाते हैं, लेकिन जो ड्रग रेजिस्टेंट थोड़े स्ट्रेन्स है वो रहते हैं, और फिर उनके पास और जगह है तो वो और फ्लरिश होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ड्रग्स। वो अदर बैक्टीरिया तो मर गए, तो अब उनके लिए और जगह है, वो और ग्रो होते हैं, और बाद में वो ये म्यूटेट करके बाकी और बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देते हैं। तो ये ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होता है। इसके रीजंस वही है कि अगर जरूरत नहीं है फिर भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जैसे प्रिस्क्राइब कर दिया गया है वैसे आप नहीं ले रहे हो, कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो, डोज टाइम पे नहीं ले रहे हो, और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है एग्रीकल्चर वगैरह में, तो उससे भी होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और बाकी पुअर हाइजीन सैनिटेशन की वजह से भी, राइट। फिर अगला न्यूज आइटम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेकिंग गोनोरिया ट्रीटमेंट हार्डर। तो ये एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने जो डेटा देखा है 77 कंट्रीज से इंक्लूडिंग इंडिया से, तो ये पता चल रहा है कि गोनोरिया जो एक बैक्टीरियल डिजीज है विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये गोनोरिया डिजीज के लिए जो एंटीबायोटिक है वो वहां पे हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो ये ट्रीट करना और डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न उन्होंने रेज किया। फिर अगला न्यूज आइटम है आदर्श प्रोब नेम्स टॉप ऑफिसर्स। तो ये आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम के बारे में, तो ये आदर्श हाउसिंग सोसाइटी प्लान की गई थी अराउंड 1999 में, कि जो कारगिल वॉर विक्टिम्स है उनकी फैमिलीज के लिए, जो वॉर विडोज है उनके लिए यहाँ पे घर अलोकेट किए जाएंगे। तो एक्चुअली हाउसिंग सोसाइटी 6 स्टोरी की 6 माले की बिल्डिंग का प्लान किया गया था, तो इसके लिए आर्मी से जगह ली गई, और ये प्राइम लोकेशन में कोलाबा रीजन में साउथ मुंबई में सी फेसिंग यहाँ पे ये प्लान किया गया। बाद में ये एक्चुअली प्लान कन्वर्ट हो गया इनटू 31 स्टोरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, 31 स्टोरी बिल्डिंग, और ये बन भी गई। और यहाँ पे काफी सारे टॉप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स के घर है उनके नाम पे या उनके रिलेटिव्स के नाम पे जनरली। तो ये सारा जो है स्कैम ये सामने आया इन 2010, और तब जो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर थे अशोक चव्हाण, उनके रिलेटिव्स के नाम पे भी यहाँ पे घर थे और उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो इस केस में फिर जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई है उसमें काफी सारे प्रोमिनेंट नेम सामने आए, और सीबीआई ने भी यहाँ पे केस रजिस्टर किया है। इवन डिफेंस मिनिस्टर ने लास्ट ईयर यहाँ पे इंक्वायरी ऑर्डर की थी, और उसके अंदर अभी 2 फॉर्मर आर्मी चीफ्स के भी नाम आए जो इसमें इन्वॉल्व है स्कैम में, जनरल दीपक कपूर और जनरल एनसी विज। तो इनके लिए भी ये इंक्वायरी कमेटी ने कहा है कि इनको अब आगे कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं देनी चाहिए, और इनके अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है। तो ये सारा है। इवन इसको डिमोलिश करने का भी ऑर्डर दिया गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, क्योंकि आर्मी कह रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, क्योंकि दिस ओवरलुक्स द एंटायर आर्मी कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न भी रेज किया गया। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो वही है, अब देखेंगे इधर आगे क्या स्टेप्स लिए जाते। तो ये आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम के बारे में, इसके अंदर अराउंड 3 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र इन्वॉल्व है। इवन विलासराव देशमुख को रिजाइन करना पड़ा, अशोक चव्हाण ही रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर। तो यही है, टॉप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। फिर अगला न्यूज आइटम है साउथ सुडान मार्क्स ग्रिम 6th इंडिपेंडेंस डे।
तो साउथ सूडान द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा नेशन है, 2011 में इसको इंडिपेंडेंस मिला था। तो अब ये 6th इंडिपेंडेंस डे इनका है, लेकिन ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि सिचुएशन इतनी बुरी है कि लोगों के पास एक मील, एक खाना, एक टाइम का खाना एक दिन खाने के लिए भी पैसे नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस भी है क्योंकि यहाँ सिविल वॉर चल रहा है 2013 से। तो ये दो कम्युनिटीज, गवर्नमेंट और अपोजिशन फोर्सेस, यहाँ पे सिविल वॉर में इन्वॉल्व है क्योंकि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी है एक्चुअली। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे हंगर, फाइटिंग, मास डिस्प्लेसमेंट है और डिजीजेस भी है। तो यहाँ सफर कर रही है पॉपुलेशन यहाँ पे साउथ सूडान। इसका कैपिटल है, सूडान से ही बनाई गई थी, कैपिटल है ज्यूबा, which lies on banks of river White Nile। तो ये नाइल रिवर जो इजिप्ट से फ्लो होती है, तो ये दो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, व्हाइट एंड ब्लू नाइल। तो ये व्हाइट नाइल के बैंक पे है ज्यूबा, कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। फिर अगला न्यूज आइटम है EU नॉर्वे क्रैब रोप फ्यूल कुड फ्यूल आर्कटिक ऑयल टेंशंस। तो ये यूरोपियन यूनियन और नॉर्वे के बीच में डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे एक बात जरूरी है पता होना कि नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, राइट। और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्यों है? फॉर फिशिंग, क्रैब फिशिंग। तो एक्चुअली यहाँ पे लतविया को भी अलाउ किया गया था, लतविया इज अ मेंबर ऑफ EU। तो लतविया शिप थी यहाँ पे जिनको EU अलाउ करती है यहाँ पे फिशिंग करने के लिए। तो इनको फिर, लेकिन नॉर्वे की कोस्ट गार्ड्स ने यहाँ पे उनको रोका था क्रैब फिशिंग करने से और इनको फाइन पे करना पड़ा था काफी भारी। तो यही है। तो यहाँ पे ये डिस्प्यूट जो है फिशिंग रिलेटेड है, पर ये कहा जा रहा है कि फिशिंग रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं, एक्चुअली ऑयल डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट का मेन जेनेसिस है, ये स्वालबार्ड रीजन है जो एक्चुअली नॉर्वे को बिलोंग करता है। नॉर्वेजियन आर्किपेलागो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बैरेंट्स सी में। तो यहाँ पे ये नॉर्वे को बिलोंग करता है, पर जो 1920 की स्वालबार्ड ट्रीटी है उसमें ये मेंशन किया गया है कि हाँ ये नॉर्वे का फुल एब्सोल्यूट सोवरेनिटी इस रीजन में स्वालबार्ड उनको बिलोंग करता है, पर जो बाकी नेशंस है उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ऑन स्वालबार्ड एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। तो ये स्वालबार्ड ट्रीटी में जो प्रोविजन है। तो अब स्वालबार्ड एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, तो इसका स्कोप कहाँ तक है, किधर तक होगा? तो नॉर्वे कहती है इसका स्कोप अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है, कि स्वालबार्ड और उसके 12 नॉटिकल माइल्स भी है। पर EU इंटरप्रेट करते कि नहीं, ये पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स अराउंड स्वालबार्ड होना चाहिए। तो ये इंटरप्रिटेशन में जो डिस्प्यूट है उस वजह से यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। और फिलहाल जो है ये स्नो क्रैब का यहाँ पे फिशिंग किया जाता है। तो ये जो लैटवियन भी क्रैब फिशिंग में इन्वॉल्व थी यहाँ पे, तो ये स्नो क्रैब जो है यहाँ पे बैरेंट सी में पाए जाते हैं स्वालबार्ड के अराउंड। और यहाँ पे ये स्नो क्रैब जो होते हैं वो सी बेड को, मतलब सी के नीचे बेस को या टच करके परमानेंट कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब ये नॉर्मल फिशिंग जो होती है वैसे फिश नहीं किए जाते, इनके लिए सी बेड तक जाना पड़ता है और कैच करना पड़ता है। तो इट्स लाइक मोर लाइक ऑयल एक्सप्लोरेशन देन फिशिंग। फिशिंग के जैसे नहीं किया जाता, एक्चुअली ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे किया जाता है वैसे ये किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफी सारा ऑयल रिजर्व का एस्टिमेट है, अराउंड 17.7 बिलियन बैरल्स ऑयल यहाँ पे है, एस्टिमेटेड है। इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर ये ऑयल डिस्प्यूट ही है जिसका ये जेनेसिस है, तो वो मेंशन किया जा रहा है। तो ये है नॉर्वे, ये नॉर्थ पोल जो है दिखाया गया है, आर्कटिक ओशन, और ये नॉर्वे नेशन है। ये स्वालबार्ड आर्किपेलागो यहाँ पे जो नॉर्वे को बिलोंग करता है और यहाँ पे डिस्प्यूट है, ये बैरेंट्स सी में यहाँ पे। और ये EU दिखाया गया है, EU के मेंबर्स और इवन यूरोजोन के मेंबर्स जो है वो दिखाए गए हैं। यूके ब्रेग्जिट कर रहा है, EU से एग्जिट कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है। तो ये यहाँ पे यूके भी है, इसमें दिखाया गया। ये नॉर्वे है यहाँ पे, which is not a member of EU। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये EU मेंबर्स नहीं है, राइट। फिर ये है रिगार्डिंग UN क्लॉज, जो टर्मिनोलॉजीज है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंदर के टेरिटोरियल वाटर। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, फिर बियॉन्ड दैट 12 नॉटिकल माइल्स वो है कॉन्टिजियस जोन, और बेस लाइन से पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो टेरिटोरियल वाटर्स में कंप्लीट सोवरेनिटी होती है। कंटिजियस जोन में भी कंट्री जो है वो अपना इमिग्रेशन, कस्टम, सारे लॉज यहाँ पे लगा सकती है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट है एक्सप्लोरेशन के लिए, माइनिंग के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह। और ये इवन 200 नॉटिकल माइल्स EEZ मैक्सिमम 350 तक जा सकता है। अगर कोई कंट्री का कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतना लंबा है, एक्सटेंडेड है, तो मैक्सिमम अप टू 350 नॉटिकल माइल्स ये जा सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है 2 large groups bid to supply equipment to चाबहार पोर्ट।
तो ये चाबहार पोर्ट के बारे में जो यहाँ ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान, तो ये ईरान का ओनली ओशन फेसिंग पोर्ट है। तो इसको डेवलप करने के लिए ईरान ने कई समय से वो स्टेप्स ले रहे हैं और इंडिया ने भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और वो डेवलप करना चाहते हैं चाबहार पोर्ट। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया क्योंकि ईरान पे जो इंटरनेशनल सैंक्शंस आए, यूएस यूएन सैंक्शंस, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ये पूरा डिले हुआ। लेकिन अब ईरान न्यूक्लियर डील जो साइन हो गई है तो अब सैंक्शंस हट गए हैं, तो फिर से ये चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इंडिया और ईरान ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है मई 2016 में। तो इस एमओयू के हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं यहाँ पे और सारे डिटेल्स है, लेकिन अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम यहाँ पे स्टेप्स लेंगे यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, और इधर हम ये चाहते हैं डेवलप हो क्योंकि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में, यहाँ पे चाइना इन्वेस्टमेंट करके यहाँ डेवलप कर रहा है। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, यहाँ से हम वेस्ट ऑफ इंडिया से यहाँ पे इजीली यहाँ पहुंच सकते हैं सी रूट से, और यहाँ से फर्दर वी कैन रीच अफगानिस्तान और वहां से सेंट्रल एशिया जो ऑयल गैस हब है। तो वही है। तो ये जराज दिलाराम रोड भी है अफगानिस्तान में जो हमने डेवलप किया है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है गार्ड यहाँ पे उनको सिक्योरिटी देके या कंस्ट्रक्शन वर्कर से ये डेवलप किया है। काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स यहाँ हुए हैं, लेकिन फाइनली हमने इसको सक्सेसफुली डेवलप किया है। तो यहाँ पे वही है, फर्दर एक्सेस मिलेगा हमको इस रीजन में। तो ये चाबहार पोर्ट है। तो रिसेंटली ये भी न्यूज में था कि ईरान रशिया के साथ भी निगोशिएशंस कर रही है क्योंकि इट्स नॉट हैप्पी। वो हम अब जो सैंक्शंस हट गए तो ईरान भी यहाँ पे असर्टिव हो रही है और वो डिमांड्स कर रही है। तो यहाँ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, पर एमओयू के बेसिस पे हम यहाँ स्टेप्स ले रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने के लिए जो क्वेक क्रेन्स चाहिए उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग इनिशिएट किया है। तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है, तो यहाँ पे बिड्स इनिशिएट किया और इसमें से 2 इंडियन मेजर कॉन्ग्लोमरेट्स भी है, उन्होंने भी यहाँ पे बिडिंग की। तो ये न्यूज है फिलहाल कि स्टेप्स लिए जाए। वंस कॉन्ट्रैक्ट फाइनली साइन हो जाएगा तो उसके 18 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम ये 2 बर्ड्स ऑपरेशन के लिए रेडी होगी, ये इंडिया कह रही है फैक्ट के अंदर। फिर अगला न्यूज आइटम है डिमिस्टिफाइंग डेट फंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स के बेसिस में कि इक्विटी फंड्स होते हैं और डेट फंड्स होते हैं। तो इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो हम शेयर्स जो खरीदते हैं लिस्टेड कंपनीज की जो स्टॉक्स मार्केट्स में लिस्टेड है, तो वो शेयर्स जो खरीदते हैं वो इक्विटी फंड्स है। और डेट फंड्स जो होते हैं तो हम डेट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनिशिएट किए जाते हैं, इवन कंपनीज जो इनिशिएट करती है इशू करती है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह, तो ये डेट फंड्स होते हैं। तो अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो कि अगर शेयर्स इंप्रूव होते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम होते हैं तो आपका लॉस होगा। लेकिन डेट फंड्स जो है इसमें आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है और आपको रेगुलर इंटरेस्ट आते रहेगी, इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती है। तो ये फर्क है, तो वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डेट फंड में ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिटेल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होती है। लेकिन थ्रू डेट फंड्स इन्वेस्टर इनडायरेक्टली डिटेल इन्वेस्ट इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं G-SEC में। तो वो है। और जो डेट फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होते हैं। जनरली G-SEC जो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ये 3 का कंपैरिजन किया गया, इक्विटी फंड, डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है इक्विटी फंड में, तो रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा यहाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। डेट फंड्स में रिस्क कम है और रिटर्न्स फिक्स्ड है, कैपिटल और फिर उस पर इंटरेस्ट। यहाँ पे आप फंड कर रहे हो मतलब कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये फंडिंग उनको मिल रहा है, मतलब उनको डेट चाहिए, लोन चाहिए, तो वो इस तरीके से डेट फंड से वो लोन लेते हैं। और ये फिक्स डिपॉजिट है जो आप बैंक्स में रखते हो, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है इसकी। ये सबसे कम रिस्क है, सबसे कम यहाँ पे जो रिटर्न्स हो गए वो सबसे कम हो गए। इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स होने के चांसेस है। फिर अगला न्यूज आइटम है प्रोसेस ईज्ड फॉर एक्सपोर्टर्स हु हैव नॉट पेड IGST। तो ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो एक्चुअली 3 टाइप के GST है, सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को ये मिलता है। इंटीग्रेटेड GST शेयर करते हैं सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये जो है वो इंटर स्टेट ट्रेड या इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके ऊपर IGST लगाया जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड GST जो एक्सपोर्टर्स को पे करना होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स भी जो गुड्स लेते हैं उनमें कई बार उनके इम्पोर्टेड इनपुट्स भी होते हैं, तो उनके ऊपर उनको इंटीग्रेटेड GST पे करना होता है। लेकिन ये
पे करने के लिए वो अलाउ किया गया है कि ये बाद में पे करेंगे। तो इसके लिए उनको एक बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना होता है कि ये प्रॉमिस करते हुए कि ये पे करेंगे बाद में। तो ये नोटिफाई किया गया है, रूल्स पहले से है जीएसटी रूल्स में, लेकिन इसके अंदर कंफ्यूजन था कि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किन को देना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो इस वजह से एक्सपोर्ट सफर हो रहे थे। तो अब सेंटर ने नोटिफिकेशन लाया इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हुए। तो वो न्यूज है, क्या क्लैरिफिकेशन वो ठीक है, उतना डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है ये पता होना, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स में जो इंपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है उनकी डिटेल्स है वो पता होना चाहिए। तो वही है यहाँ पे जो डिटेल्स दी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे जीएसटी स्लैब्स है, जैसे 28% टैक्स स्लैब है मैक्सिमम जो है, तो 28% टैक्स स्लैब में भी अगर दोनों सेंटर और स्टेट शेयर करेंगे तो इसके ऊपर सेंट्रल जीएसटी होता है 14% और 14% स्टेट। तो जैसे दोनों सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं तो वैसे उसका सेग्रीगेशन भी किया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है कंक्रीट में हेल्प कर्ब एयर पोल्यूशन। तो ये एक्चुअली एक स्टडी की गई है कि कंक्रीट जो अर्बन आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है, सीमेंट किन्स यहाँ पे जो कंक्रीट बनाते कंक्रीट सीमेंट, ये कंक्रीट मैन्युफैक्चर करने में सीमेंट किन्स भी सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करती है। तो ये एमिशंस होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से काफी सारे डेथ्स हो रहे हैं, अराउंड 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न हो गया है। और अब एक जो स्टडी की गई है उसमें ये पता चला है कि कंक्रीट जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, उसके प्रोडक्शन में भी सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है और वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये कंक्रीट मटेरियल का ये जो फीचर है, इसको जानने के बाद हम इसको बेटर यूज कर सकते हैं। इवन वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी यूज किया जा सकता है जो वेस्ट हो गया है। तो ये एक जो है स्टडी की गई है। तो ये इंटरनेशनल स्टडी है जिसमें एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व है। तो ये कॉन्क्रीट के ऊपर स्टडी है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड मेजरली एमिट होता है थ्रू पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट्स मेजरली इसको एमिट करते हैं और इसको हम सीमेंट कंक्रीट से इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारे जनरली एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं मेजरली कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये सोर्स जो उनका होता है मेजरली ट्रांसपोर्टेशन, फिर इवन फ्यूल कंबस्शन से, स्टेशनरी सोर्स फ्यूल कंबस्शन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से ये एमिट होते हैं। फिर लास्ट न्यूज आइटम है सेंट टेरेसाज ब्लू बॉर्डर साड़ी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाउ। तो जो ये ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने ये ब्लू बॉर्डर साड़ी को, ये ब्लू बॉर्डर साड़ी है, डार्क ब्लू ब्रॉड स्ट्राइप है और फिर उसके बाद 2 नैरो स्ट्रिप्स है। तो ये जो साड़ी है ये नन्स जो मिशनरी ऑफ चैरिटी के बिलोंग करते हैं, जो मदर टेरेसा की थी, वहां पे ये नन्स इसको पहनते। तो इस साड़ी को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दिया गया है, मतलब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है इस मिशनरी ऑफ चैरिटी की। तो ये मदर टेरेसा जो है ये अल्बेनियन डिसेंट की जो ओरिजिन की थी, यहाँ पे यूरोप से वो इंडिया में आई थी और कोलकाता में वो रह के यहाँ पे 1948 से वो यहाँ रह रही थी टिल हर डेथ। और इन्होंने यहाँ पे गरीबों की जो बेघर थे उनको सहारा दिया, खाना दिया, उनको उन जो बीमार थे उनको नर्स किया उन्होंने। तो ये वहाँ पे स्टेप्स लिए उन्होंने। इवन लेप्रेसी अफेक्टेड जो पीपल थे उनको भी उन्होंने बिना कोई भेदभाव के नर्स किया है, ध्यान दिया है। तो यही है मदर टेरेसा। तो ये अब सारी को ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टेटस दिया गया है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।